मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो विशेषता है, जो फीचर्स जो है वो देखो, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद। The arrangement implies the existence of more than one level of government in the country, one at the center and the other at the state. ये व्यवस्था देश में सरकार में एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का अर्थ है, एक केंद्र और दूसरा राज्य, है ना। क्या होता है कि जो संघवाद के अंदर, फेडरलिज्म के अंदर, जो पूरे देश के अंदर जो है, क्योंकि जैसे कि अपन को पता है कि बहुत बड़ा देश है, तो एक ही जगह से पूरे देश पर शासन करना या पूरे देश की व्यवस्था को संभालना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो शक्तियां जो होती है वो केंद्र और राज्य दोनों में डिवाइड हो जाती है ना, ताकि राज्य के प्रमुख अलग बना दिए जाते हैं और केंद्र के अलग होते हैं और इस तरह से शासन व्यवस्था को संभाला जाता है। तो ये कहलाता है फेडरलिज्म। The central government take decision and make laws on subject concerning the entire nation। अब देखो कुछ ऐसे चीजें जो होती हैं जिन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है, डिसीजन लेती है, ठीक है, जो कि पूरे देश पर लागू होते हैं। जैसे कि फॉरेन रिलेशन है, डिफेंस मैटर, करेंसी, कम्युनिकेशन, रेलवे एक्सेट्रा। जैसे कि विदेशी संबंध है, रक्षा मामले है, मुद्रा, संचार, रेलवे आदि, इन पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। द स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। और जो राज्य सरकार जो होती है वो उनसे रिलेटेड जो राज्य जो होती है उनकी आवश्यकता और उनकी समस्याओं को उनको संभालती है, उन पर ध्यान देती है। फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा कम अंडर स्टेट जुरिडिक्शन। और राज्य सरकार जो है वो क्या करती है, जैसे कृषि है, कृषि कानून और व्यवस्था आदि पर ये कानून बनाती है। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र के बीच में जो शक्तियों का जो बंटवारा जो है वो क्लियरली नजर आता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। हमारे संविधान ने 3 लिस्ट बनाई है, ठीक है, कौन सी, कानून निर्माण की, कि कौन किस पर कानून कौन कौन बनाएगा। सबसे पहले है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब केंद्रीय लिस्ट जो होती है वो संघ सूची, जिसे हम कह सकते हैं संघ सूची। यूनियन लिस्ट, संघ सूची, इस पर क्या होता है, ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ। जो संघ सूची जो होती है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ठीक है। द स्टेट लिस्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ। और जो राज्य सूची जो होती है उस पर राज्य होता है वो कानून बनाता है। एंड द कॉन्करेंट लिस्ट ऑन विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर द पावर टू मेक लॉज। और जो समवर्ती सूची होती है उन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उन पर कानून बना सकते हैं। The state in the Union of India derive the power from the Constitution। और ऐसे जो संघीय जो होते हैं, जैसे यूनियन टेरिटरीज वगैरह जो होती है उस पर जो कानून जो है वो केंद्र बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसमें बताया गया है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इमरजेंसी द अफेयर ऑफ स्टेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंटर कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट। और जब कभी आपातकाल की स्थिति होती है तो हर राज्य की शक्ति जो होती है वो सबकी शक्ति कहाँ चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। और केंद्र को यह अधिकार होता है कि वो राष्ट्र हित के अंदर निर्णय ले। देन ये था फेडरलिज्म। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, शासन का संसदीय स्वरूप। This arrangement has the people electing their representative to the parliament, central or union legislature, which consists of 2 house, example राज्य सभा and लोक सभा। देखो ये जो व्यवस्था जो है संसद की, इसके लिए क्या करते हैं लोग, जो प्रतिनिधि जो होते हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। और चुनाव कौन करता है, जनता करती है, ठीक है, जनता करती है। और ये जो जिसमें जो 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इनमें जो जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस द प्रेसिडेंट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव
who act only with the aid and advice of the real political executive, example the prime minister and the council of minister. The council of minister is collectively answerable to the parliament. अब जो संसदीय जो शासन का जो संसदीय रूप जो होता है, इसमें जो राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, वो क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख मतलब होता है कि जो सिर्फ सील लगाने के लिए होता है, क्योंकि सील और साइन के लिए, क्योंकि जो भी राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट जो होता है, वो जो भी काम जो करता है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो राजनीतिक जो कार्यपालिका जो होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, इनकी एडवाइस से, इनकी सलाह से ही काम करती है। जो प्राइम मिनिस्टर रियल में जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है, वही काम प्रेसिडेंट को करना होता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है। देन नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड असाइंड ईच ऑर्गन स्पेसिफिक एंड डेस्टिनेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। भारतीय संविधान के जो 3 जो अंगों के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, उनको परिभाषित जो किया गया, और प्रत्येक अंग का विशिष्ट काम होता है, उसकी विशिष्ट जिम्मेदारी होती है ना, उसको एक विशिष्ट अधिकार प्रदान किया गया है। और ये विशिष्ट जो ऑर्गन जो है वो है लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका। लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, देखो क्या है, व्यवस्थापिका ये क्या होती है, देखो विधायिका। द इलेक्टेड लेजिस्लेचर विधायिका, ओके। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूट द लेजिस्लेचर। जो चुने गए जो प्रतिनिधि जो होते हैं, वो क्या बनाते हैं, लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका विधायिका जो होती है, उसका गठन करते हैं। एंड दिस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज ऑफ paramount importance in the parliamentary system as it make all unions law and control the executive। और सरकार का ये जो अंग जो होता है, वो क्या करता है, संसदीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सभी संघ जो है कानून को बनाते हैं ना, सभी जो लेजिस्लेचर मिलकर जो बिल वगैरह पास करते हैं, तो इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देन है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटिंग द लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री थ्रू इट्स मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट्स अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब कार्यपालिका का क्या काम होता है, ये प्रधानमंत्री की राय और नेतृत्व के तहत अपने मंत्री विभागों के माध्यम से कानून को क्या करते हैं, लागू करते हैं, और देश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रशासन के लिए मतलब देश में सही तरीके से जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। देन है जुडिशरी। इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट which ensures that the laws and rules of the country are followed properly and that the right of the citizens are protected. It also decide on any issue arising between the union and state government। देखो न्यायपालिका क्या करती है, ये एक स्वतंत्र अंग है, और ये जो है पूरे जो राज्य के अंदर, पूरे राष्ट्र देश के अंदर जो है, वो लोगों के राइट्स और सिटीजन्स को सुरक्षित रखती है। ये देखती है कि सभी के जो नागरिकों के जो अधिकार जो मिले हुए वो सुरक्षित हैं, वो सही लोगों को अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसका ध्यान कौन रखता है, न्यायपालिका करती है। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है। This essentials means one person, one vote. Each and every citizen of India who is 18 years of above age have a right to vote irrespective of their caste, creed, religion, gender, educational status, etc. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है वैश्विक मताधिकारी। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है। और जैसे कि भारत के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल का है, वो उसे वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला, कोई से भी रंग का हो, भले वो शिक्षित है या नहीं है ना, कोई भी लिंग हो, तो भी वो वोट दे सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन बस सिर्फ एज लिमिट है, एज क्या है, 18 ईयर्स। देन नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे संविधान की एक ये भी विशेषता है।
Among the most important features of Indian Constitution is the provision of fundamental rights which are provided to all Indian citizens irrespective of caste, creed, gender, etc. 6 fundamental rights have been granted to the citizens. However, these rights have certain right meet restriction which do not render them absolute. This restriction aim to balance the right of the individual on one hand and the larger interest of the society and security of the country on the अदर। देखो ये क्या है, द फंडामेंटल राइट्स, हमारे संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार देते हैं बिना उसमें किसी तरह का भेदभाव किए हुए, उन्हें बिना जाति, धर्म, लिंग इसके बिना भेदभाव किए हुए हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जो कि हमें मिलते ही है। लेकिन हालांकि ये अधिकार जो होता है कुछ वैध, उन अधिकारों पर कुछ वैध प्रतिबंध भी है जो कि क्या करते हैं, ये प्रतिबंध जो क्या करते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक को अगर कोई अधिकार मिल रहा है तो दूसरे के साथ में उसका अहित नहीं होना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है कि एक की स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए हानिकारक ना हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से राइट्स मिले हुए, देखो राइट्स टू इक्वलिटी, इसके अंतर्गत क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। समानता का अधिकार मतलब सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान है। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, किसी के भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, सभी को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। देन थर्ड है राइट टू फ्रीडम, इट इज क्लस्टर ऑफ वेरियस राइट्स ऑफ फ्रीडम। ये बहुत सारे जो स्वतंत्रता का समूह है, ये अधिकारों का समूह है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का, भाषण देने का अधिकार, व्यक्त करने का अधिकार है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हमें एक जगह हम सभा में एकत्रित हो सकते हैं बिना आर्म्स के। फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियंस, हम सभा बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, हम कहीं पर भी स्वतंत्रता से हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम भारत के किसी भी कोने में हम रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, हम कोई भी व्यवसाय या प्रोफेशन को चुन सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इट प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, जैसे कि बेकार प्रथा जो है उसको निषेध करती है। इट प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर से बचाती है ना। जो बच्चे जो 14 साल से कम आयु के बच्चों को अगर कहीं पर काम वगैरह करवाया जा रहा होता है तो उनको वहां से हटाकर उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। प्रिवेंट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक कि मानव का ट्रैफिक है ना, ये नहीं। संविधान मानव में यातायात को प्रतिबंधित करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे यातायात का यहाँ पर इसका मतलब है कि जो आम तौर पर जो महिला और बच्चों को बेचने और खरीदने का जो एक जो समाज के अंदर जो ये बुरी है चीज जो है उसको भी खत्म करना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार। पीपल हैव राइट टू फॉलो प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन अदर ऑफ देयर चॉइस, जो मनुष्य जो है, जो भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके बारे में स्पीच कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है ना। जितने भी ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर्स, जितने भी अल्पसंख्यक जो है वो अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने संस्कृति को डेवलप कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, under this right citizens have the right to go court they feel that any of their fundamental right has been violated by the states। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसके जो अधिकार जो है उसे नहीं मिल रहे हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है। अब अधिकारों के साथ साथ हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिली है ना, कई अगर हमें अधिकार मिल रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं और ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां हम कर्तव्य मिल रहे हैं तो अधिकार भी मिल रहा है और अधिकार है तो हमें कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। कर्तव्य क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमें हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना चाहिए, हमारे देश के राष्ट्र के जो हमारे राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह है उनका हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता, है ना, एकता को बनाए रखना चाहिए और जो हमारे जो ऐतिहासिक जो इमारतें वगैरह जो है, हमारा जो कल्चर जो है उसको सुरक्षित रखना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह है उसको भी सुरक्षित रखना चाहिए, उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये कुछ हमें हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पालन